एक बच्चा रोमिंग ही करी जा रहा है, 10th A का बच्चा। सर इस बच्चे को बाहर कर दो, मैंने नहीं पढ़ाना इस बच्चे को, छोटा सा जो है। मेरे को सिंसियर बच्चा चाहिए। ओके, 19th क्वेश्चन है। आपको एक सर्किट डायग्राम बना रखी है और उस सर्किट डायग्राम में रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस है। शाबाश। तो मैं अपने बच्चों के लिए डायग्राम को नीट एंड क्लीन बोर्ड पे बनाऊंगा एक बार। लिसन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आपने एक बैटरी लगा रखी है। वो बैटरी कितने वोल्ट की है बेटे? 12 वोल्ट। और डायग्राम अच्छे से प्रिंट नहीं हो रखा, उसको आप ठीक कर लेना जैसे ही मैं लिखूंगा। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R1, और यहां से जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर है। देख लो, आपको वैल्यूज दिख रही है सारी। उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहां भी लगा हुआ है, वो है 2 ओम का। और ऊपर को करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर। और यहाँ दो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल सर्किट लगा हुआ है। यहाँ पर बेटे दो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल सर्किट लगा हुआ है। ऊपर वाला रेजिस्टेंस उसने 4 ओम बोला, और इसमें से करंट पास करा है 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर। डायग्राम सही कर लो सभी बच्चे। और नीचे वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू ही नहीं दी हुई, R2 है, और दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इधर बंद कर दिया। ऐसे करके सर्किट है बच्चे। शाबाश। बैटरी से 2 एम्पियर का करंट निकला, और फाइनली 2 एम्पियर घूम घाम के वापिस आ गया। अब हमसे वो बोलता है कि इस सर्किट डायग्राम में मेरे को ये बताओ कि R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है। फर्स्ट पार्ट, यानी अगर R2 के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा लें तो उसका रीडिंग कितने वोल्ट आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, जबकि R2 की वैल्यू भी नहीं दे रखी, फिर भी उसका वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है। कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जो इसका आंसर मेरे को बता सके? कोई भी। 10th A के सबसे ब्राइट बच्चे को चैलेंज है, 10th B के सबसे ब्राइट बच्चे का। टॉप थ्री वर्सेस टॉप 3। कोई भी बता सके कि R2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकलेगा। 10th A के टॉप 3 टॉपर्स नहीं बता रहे। 10th B के टॉप 3 टॉपर्स, देखो अपने क्लास के टॉपर्स की शक्लें देखो जरा, वो बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? उनकी तरफ उम्मीद से देखो आप। नहीं बता रहे। नहीं, आ रहा है एक बच्चा आ रहा है, आजा आजा। 10th B में आ रहा है भाई एक बच्चा। 10th सर जो सर आर सर R2 के क्रॉस जो सर करंट सर जो जाएगा सर वो 0.5 एम्पेयर का होगा। करंट नहीं पूछा बेटे, पोटेंशियल ड्रॉप पूछा R2 के तरफ। पोटेंशियल ड्रॉप सर 6 वोल्ट होगा सर, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज सर सेम इन सर पैरेलल। भाई तुम्हारा नाम क्या है बेटे? तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। नाम क्या है? परमप्रीत सिंह। तो परमवीर सिंह ऑफ 10th B, बिकॉज ऑफ दिस 10th B विल बी कॉल्ड एज विनर। 10th B जीत गया, 10th A नहीं बता सका, परमवीर सही आंसर दिया, शाबाश। अब सुनो सभी बच्चे, सुनो। सभी बच्चे कहेंगे सर आपको पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ना 4 ओम और R2, ये दोनों पैरेलल में है। मैंने कहा ठीक है बेटे, 4 ओम एंड R2 बोथ आर इन पैरेलल। फिर क्या हो गया सर?
पैरेलल के बाद आपको एक चीज और भी पता होनी चाहिए कि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन सर? जितना वोल्टेज ड्रॉप 4 ओम के क्रॉस होएगा ना, वही R2 के क्रॉस होएगा। अच्छा, कैसे पता बेटे? सर आपने मेमोरी टूल हमें कराया था, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। ये मेमोरी टूल मैंने कराया था आपको। एक और भी मेमोरी टूल कराया था, सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज करंट सेम, वो नहीं काम आएगा अभी यहाँ पर। पैरेलल वोल्टेज सेम क्या मतलब? सर जो वोल्टेज ड्रॉप 4 ओम के क्रॉस होएगा ना, वही वोल्टेज ड्रॉप R2 के क्रॉस होएगा। अच्छा बेटे, फिर कैसे करोगे? लेकिन सर जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम है ना, उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सर ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा, वोल्टेज जो करंट इसमें से जा रहा है आई डैश, जो उसका रेजिस्टेंस है आर डैश लगा दो। तो मैंने कहा बेटी इसमें करंट दे रखा है 1.5 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 4। हाँ जी सर, वही तो कह रहा हूँ, 1.5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो सर आपका ना ये 6 वोल्ट आएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा था, परमवीर कहता है कि इतना वोल्टेज ड्रॉप है। तो ऐसे ऐसे 10th बी के शार्प बच्चे ने सॉल्व करके दिखाया पहला पार्ट, बहुत अच्छे, शाबाश। दूसरा, उस बच्चे ने एक चीज और भी बता दी थी एडिशनली, जबकि मैंने पूछी नहीं थी, वो भी अच्छी बात है। वो कहता सर देखो, ऊपर से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है ना। मैंने कहा हाँ बेटे, इस करंट के दो टुकड़े हो गए ना सर। यहाँ पर ऊपर से अगर 1.5 जा रहा है, तो बाकी बचा हुआ करंट नीचे से जाएगा। इसीलिए परमवीर ने मेरे को गाइड करा, सर इस 2 में से 1.5 को आप माइनस करोगे तो 0.5 एम्पियर नीचे से जाएगा। बहुत अच्छे। हालांकि मैंने उससे ये पूछा भी नहीं था, फिर भी उसने बता दिया। ओके, इसके अंदर अब सेकंड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ R2 रेजिस्टेंस। ओके भाई, 10th ए में से कोई ऐसा बच्चा है जो वैल्यू ऑफ R2 रेजिस्टेंस निकाल दे? अगर निकाल दिया तो मैं समझूंगा परमवीर का चैलेंज उसने एक्सेप्ट किया, शाबाश। 10th बी में से एक भी बच्चा जो R2 है, 12 ओम। ओके, R2 में से एक बच्चा 12 ओम कह रहा है, 12 ओम। मैं इसको कैलकुलेट करूंगा बाद में, इस बच्चे का नाम पूछ के अगर सही हुआ तो बच्चा कहता है सर सेकंड वाले रेजिस्टेंस में ना R2 में आप ओम्स लॉ लगा दो। मैंने कहा ठीक है, V2 इज इक्वल टू I2 R2 कह देते हैं। कहता ठीक है सर, I2 तो आप खुद ही कह रहे हो 0.5 एम्पियर। मैंने कहा ये लो सर, V2 भी तो आप निकाल चुके हो, ये देखो 6 वोल्ट निकालो। मैंने कहा ओके, R2 चाहते हो ना, बस देखो आप, 6 इज इक्वल टू R2 अपॉन 2 हो गया। हाफ को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाओ। सर R2 इज इक्वल टू 12 ओम। बहुत अच्छे, इस बच्चे ने परमवीर का चैलेंज एक्सेप्ट किया और बराबरी पे लेकर आ गया दोनों क्लासों को। क्या नाम था बेटे आपका? रमनदीप। रमनवीर। तो रमनवीर ऑफ 10th ए इक्वल परफॉर्मेंस देके गया परमवीर ऑफ 10th बी से। अब आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगर बच्चा आंसर दे दे रहा दोनों में से, तो वो क्लास विनर होगी। R1 की वैल्यू बतानी है, कौन बताएगा? R1 की दोनों क्लासों में देखते हैं कौन विनर आता है। टेंथ बी के कुछ बच्चे बता तो रहे हैं, लेकिन उनसे क्लियर नहीं सुन रही आवाज। सर 6 ओम। ठीक है, मैंने आपका आंसर सुन लिया, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा उसको। टेंथ ए में से कोई बोलना चाहता है आंसर? 6 ओम। ओ है जी, 10th ओम। ओके ओके। अब दोनों क्लास से ना
R1 की वैल्यू 6 ओम कह रही है। अगर तो इतना ही आंसर निकला तो ड्रा हो गया मैच, नहीं तो फिर देखते हैं दोनों का ही ना गलत हो। ओके, टीचर ने पूछा R1 की वैल्यू कितनी। सर टेंशन निकालना कैसे है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटे, नो नॉइस प्लीज। मैं स्पेस बना लेता हूं, स्पेस बना लेता हूं। याद रहे जो हमारा R2 आया था वो हमारा 12 निकल गया है, 12 ओम। अभी आप लोगों ने ही बताया। ओके, तो इस पूरे सर्किट में इसकी वैल्यू वो पूछना चाहता है। अभी लेते हैं, पहले ओवरऑल सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों, कैसे निकालेंगे, ये दोनों पैरेलल में हैं 4 और 12। ओके, ये दोनों पैरेलल में हैं 4 और 12। तो आप बोलोगे 4 इज इन पैरेलल विद 12, तो इसका मतलब ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो रेजिस्टेंस है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, पहले वही निकालो। कैसे निकलेगा, 1/RAB इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12, ऐसे निकलेगा। एलसीएम का आ गया बेटे 12, यहाँ 3 यहाँ पर 1, 4/12 रेसिप्रोकल ले लो, 12/4, तो RAB बन गया 12/4 यानी कि 3 ओम। ये येलो वाले पोर्शन का आंसर आ गया 3 ओम। उसके साथ ये 2 ओम सीरीज में है, हाँ जी सर। उसके साथ ये 1 ओम भी, R1 भी सीरीज में है। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या बन गया, आर सर्किट। सर R1 की वैल्यू तो आपके पास है नहीं ना, इसको ऐसे ही लिख लो। मैंने कहा ठीक है। ये तो आपके पास आ गया सर 3, मैंने कहा ठीक है। सर ये तो आपको पता ही है ना 2 ओम है, सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड करते हैं। मैंने कहा बेटे पर ये डायरेक्ट ऐड करे, नंबर ना काट लें पेपर में। सर आप यहाँ लिख दो ब्रैकेट में सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर नहीं काट सकता नंबर। गुड जॉब। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया RCKT सर्किट R1 प्लस 5 ओम। अब सर आप पूरे सर्किट पे ओहम्स लॉ लगा दो। मैंने कहा अभी लगा देते हैं भाई। पूरे सर्किट पे जब ओम्स लॉ आप लगाओगे ना सर, ये वोल्टेज है आपकी, देखो। मैंने कहा ओके, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इन दी सर्किट, रेजिस्टेंस इन दी सर्किट। सर वोल्टेज को तो आप 12 रखो। ओके बेटे। सर करंट आपने खुद ही मेंशन करके दिया हुआ, देखो 2 एम्पियर। मैंने कहा बिल्कुल सही। सर रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली, वो भी लिख लो सर। अब इस 2 को नीचे ले जाओ सर, 12 को ये 2 कट करेगा 6 आ गया सर, 6 बन गया आपका R1 प्लस 5। अब इस 5 को उधर जाके माइनस करो, 6 माइनस 5 R1 आ गया। तो देयरफॉर सर R1 आपका 1 ओम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इसका आंसर 10th ए जवाब दे सकी, ना ही 10th बी जवाब। दोनों इस क्वेश्चन में सरेंडर करें। एक बार फिर से देख लो सर, आप बच्चे पता क्या आपने क्या गलती कर दी, आपने ये गलती कर दी, वोल्टेज तो आपने ये उठा ली, करंट ये उठा लिया, और इन दोनों को डिवाइड करके आपस में इसका वैल्यू बता दी 6 ओम। भाई इसकी वैल्यू थोड़ी आएगी वो, ये 2 एम्पियर पूरे सर्किट में करंट है। इसका मतलब जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो यहां से लेकर यहां तक जितना भी सर्किट है उसकी वैल्यू आएगी 6 ओम। तो फिर उस इसीलिए टीचर ने पहले पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला, फिर उधर से थ्योरेटिकली निकाला, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के ओम्स लॉ से निकाला, दोनों बार इक्वेट करके अपना आंसर आ। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड।
कॉन्फिडेंस कम है अभी भी, लेकिन ये आना ही है। बहुत अच्छे 10th ए में फिर भी कॉन्फिडेंस ज्यादा है थोड़ा सा। ओके, तो ऐसे सॉल्व होना था बेटे। वो मूर्खता नहीं करनी जो आपने फटाफट ओम जला लगाया, जो है वो तो पूरे सर्किट का आएगा बेटे। तो पूरे सर्किट का, तो एक बच्चा मेरे को बोलता, ध्यान से सुनना, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे मॉडिफाई करता हूँ। सर आपने आपने जो पूरा सर्किट सॉल्व करा सीरीज पैरेलल पूरा लगाते हुए, ये आपका आर सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। मैंने कहा बिल्कुल। सर जो हमने निकाला था 6 ओम, ये वी वोल्टेज, ये करंट पूरी पूरी तार में से 2 एम्पियर जा रहा है, पूरी बैटरी 12 वोल्ट की, तो वो भी तो आर सर्किट ही आएगा। मैंने कहा बेटे बिल्कुल, 12 टू आर सर्किट, तो आपका आर सर्किट 6 ओम आ गया, जिसको आप गलती से R1 कह रहे थे। तो मैं उस बच्चे को बोला ये भी आर सर्किट आ गया, और सीरीज पैरेलल से लगाते हुए ये भी आर सर्किट है, तो आर सर्किट को आर सर्किट से इक्वेट कर दो। सर पहले भी बेसिकली आपने यही करा था ना। यस, थोड़ा सोल्यूशन बेटर कर दिया, आर सर्किट को आर सर्किट से इक्वेट करा, इतना आ गया इक्वल टू आर सर्किट। एक बार ओम्स लॉ से निकाल दिया, एक बार सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R1 कितना हो गया बेटा नेचुरली 6 माइनस 5 1 ओम। उम्मीद करता हूं पहले से बेटर समझ आ गया। यस और नो? इफ यस प्लीज रेज योर हैंड। फीडबैक जरूरी है। ओके, अब मैं अपने बच्चों से करवाऊंगा क्वेश्चन। लेट मी टू पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 18 को तो काट ही दो, क्योंकि उसने पोजीशन 1 और 2 करके ऐसे दे रखी है, और फिगर लगाना भूल गया उसका, देखो। ओके, हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एक थ्योरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, देखो बेटे थ्योरी में क्या कह रहा है। A compass needle is placed near the current carrying wire. State your observation for the following cases and give reason for the same in each case. A, magnitude of electric current in the wire is increased. B, the compass needle is displaced away from the wire. सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, अगर कोई करंट कैरिंग वायर हो तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। ये देखो टीचर ने करंट कैरिंग वायर ली, करंट कैरिंग वायर ली, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की ऑब्जर्वेशन पाई गई। उस मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन निकालनी हो बेटे, तो आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ता है, जिसको राइट हैंड फिस्ट रूल भी बोल देते हैं कभी कभी। चाहे थंब रूल बोल दो, चाहे मुट्ठी वाला फिस्ट रूल बोल दो। सर लेकिन ये होता क्या है, अभी बताता हूं। आपने ये मानना है, अज्यूम करना है कि इस करंट को आपने राइट हैंड की मुट्ठी में पकड़ा है, और अंगूठे की डायरेक्शन है इधर को, करंट की तरफ। तो टीचर ने ये दिखाया थंब, और बाकी दिखाई फिंगर्स, और उसने मुट्ठी बना रखी है, और ये हैंड हो गया उसका। ऐसे अजम्पशन करता है कि राइट हैंड के अंदर कंडक्टर को पकड़ा हुआ है बच्चे। लेकिन अच्छा, पहले इसको पूरा कर देता हूं बात को। तो कह रहा है अगर आपका थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे, तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। इस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगा,
उसकी जो डायरेक्शन होगी that will be given by the curling direction of the fingers of the right hand provided thumb is pointing towards the direction of flow of current. ओके तो मैंने आपको ये समझा दिया। कितने बच्चों को ये समझ आ गया राइट हैंड थंब रूल? प्लीज रेज योर हैंड। सारे बच्चे कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी प्रूव कर देता हूं एक को भी नहीं समझ आया, एक को भी। आप सर आगे बात समझ, कोई ऐसी मुश्किल नहीं। देखो एक को भी क्यों नहीं? क्योंकि तार में से जाता हुआ करंट की डायरेक्शन तो वो दिखती ही नहीं। करंट कभी दिखता है कि तार करंट ऊपर को जा रहा है कि नीचे को जा रहा है? करंट किसी ने देखा है जाते हुए वायर में? तो जब करंट की डायरेक्शन ही नहीं दिखती तो अंगूठा कैसे सेटल करोगे? ऊपर को सेटल करोगे कि नीचे को करोगे? कौन बच्चा इसका आंसर देगा? जो देगा वो बेस्ट बच्चा है क्लास। आपको करंट दिखता तो है नहीं आंख से, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे आप? जो इसका जवाब दे देगा वो क्लास में बेस्ट बच्चा। एनीबॉडी? सर करंट नेगेटिव और पॉजिटिव में फ्लो करता है। लेकिन मैं तो कुछ दिखाया ही नहीं यहाँ पर। फिर भी इस बच्चे का काफी आंसर सही है। कौन सी गुड़िया बोल रही थी? सर महक। महक बच्चे ने पार्शली सही आंसर दिया, 60% सही है। इस बच्चे को बोलना चाहिए सर ये जो रॉड है इसके साथ आप कोई ना कोई कॉपर की वायर तो लगाओगे ना? मैंने कहा हाँ बेटे लगाऊंगा। तो लगाओ सर। तो मैंने लगाया ये कॉपर की वायर ले गए। सर इस वायर लगाने से तो करंट भी जाएगा ना, आपको बैटरी तो लगानी ही पड़ेगी। मैंने कहा हाँ बेटे लगानी पड़ेगी। लगाओ सर। तो मैंने उसको बैटरी लगा के दिखाई। तो कैसे लगा के दिखाई? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। लंबी वाली लाइन जो होती है ना रेड वाली, रेड टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव होता है और ब्लू या ब्लैक टर्मिनल जो होता है नेगेटिव होता है। तो बैटरी में जहां पर आपने लाल टर्मिनल से तार जोड़ी है ना वहां से करंट जाएगा। तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम रेड टर्मिनल ऑफ द बैटरी flows through the wire and enters back in the negative terminal of the battery. और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है या तो वो ब्लू कलर का होता है या कभी कभी ब्लैक कलर का भी होता है, लेकिन पॉजिटिव का पूरी दुनिया में फिक्स है, पॉजिटिव टर्मिनल रेड कलर का ही हो। यहां से हमें करंट की डायरेक्शन पता लग जाएगी। ओके अब एक बात और, हमें कैसे पता लगेगा कि इसके इर्द गिर्द वाकई मैग्नेटिक फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाई नहीं देता। तो हम क्या करेंगे, एक लोहे की पिन को ले जाकर इसके पास छोड़ देंगे, रॉड के पास छोड़ देंगे। ये लोहे की पिन जमीन पे गिरने की बजाय रॉड से चिपक जाएगी। इसका मतलब है ये मैग्नेट है, बन चुका है, मैग्नेटिक फील्ड है। और क्या तरीका हो सकता है? और हमारे पास ना एक कंपास होता है बच्चे, मैग्नेटिक कंपास। उसके अंदर एक छोटी सी मैग्नेट होती है और उसका रेड वाला पोर्शन होता है निडल का। उसके अंदर उस मैग्नेट को मैग्नेटिक निडल बोल देते हैं और उसमें ब्लू वाला पोर्शन होता है। ब्लू वाला साउथ होता है, रेड वाला बेटे नॉर्थ होता है। तो ये वाली मैग्नेट अगर इस रॉड से दूर होगी तो इस मैग्नेटिक कंपास की निडल जो है वो हमारे अर्थ के एटमोस्फियर के अंडर पोजीशन को सेट करके रखती है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। द निडल ऑफ द कंपास पॉइंट इटसेल्फ ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। कोई बच्चे कहते सर ये बात नहीं समझे, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे? क्योंकि उसको पता ही नहीं, उस बच्चे को, कि हमारा जो ग्लोब है दैट बिहेव्स लाइक ए बिग बार मैग्नेट। हमारे अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल पे के बीच में ऐसा अज्यूम किया जाता है कि एक लंबी चौड़ी बार मैग्नेट पड़ी है। रियलिटी में पड़ी है कि नहीं? नहीं पड़ी। तो फिर ये नॉर्थ साउथ कैसे बन जाता है मैग्नेट में, मैग्नेटिक ग्लोब में? इसका कारण क्या है?
इसका कारण आज तक साइंटिस्टों को भी नहीं पता लगा. इट इज स्टिल अंडर डिस्कशन व्हाई अर्थ बिहेव्स लाइक ए बिग बार मैग्नेट. चलो वो एक अलग बात है. तो इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में हमारी कंपास की निडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करती रहती है. लेकिन जैसे इस कंपास को हम रॉड के नजदीक लेकर जाते हैं तो इसकी नेचुरल पोजीशन जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में थी, वो डिस्टर्ब हो जाती है. वो डिस्टर्ब हो जाती है. देखो इसकी निडल की पोजीशन मैंने चेंज कर दी. इससे ये पता लगता है कि गारंटेड तौर पर रॉड के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है. उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये छोटी सी मैग्नेट जिसको हम मैग्नेटिक निडल कह रहे हैं वो उसके प्रभाव में आ गई. अर्थ के मैग्नेट के प्रभाव से हटकर रॉड के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके प्रभाव में आ गई. दिस वेरीफाइज that there is surely magnetic field around the rod which is carrying the current. और तीसरी बात, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, जितना जितना इस बैटरी को मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा वेरिएबल को, उतना उतना ये करंट ज्यादा होएगा, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होएगा, और ये निडल ऐसे से जो थोड़ी सी टेढ़ी हुई है वो ज्यादा टेढ़ी हो जाएगी रॉड की तरफ. यानी कि जितना जितना करंट ज्यादा होएगा उतना उतना उस निडल की पोजीशन अपनी नेचुरल पोजीशन से ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी. और इसका प्रूफ ये है, इसका कारण ये है कि व्हेन मोर करंट पासिस थ्रू द रोड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस. ओके, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था कि जितना इस रॉड में करंट ज्यादा पास करोगे उतना उसकी नेचुरल शेप, अपनी नेचुरल पोजीशन से ये मैग्नेटिक निडल ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी. यानी इस रॉड के ज्यादा प्रभाव में आ जाएगी इसके मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि करंट ज्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाता है. दूसरी बात, अगर इस निडल को हम दूर दूर खिसकाते जाएंगे तो ये निडल वापिस नेचुरल शेप की तरफ जाती जाएगी. काफी दूर ले जाएंगे तो ये वापिस नेचुरल पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि रॉड से जितना दूर जाएंगे उतना उसके मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम होती जाती है. ओके, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है व्हेन यू इंक्रीज द करंट द मैग्नेटिक कंपास निडल will be better influenced by the magnetic field of the current carrying rod. Secondly, because by increasing the current, magnetic field strength increases. And it has been observed, second part, more we go away from the rod which is carrying current, magnetic field strength decreases. और जब दूर जाने से स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो ये जो कंपास की निडल ज्यादा टेढ़ी हुई थी वो धीरे धीरे वापिस टेढ़ी होती होती नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी. जिन बच्चों को ये दोनों आंसर समझ आ गए प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज रेज योर हैंड. भाई 10th A के बच्चे जिनका हाथ नहीं खड़ा वो छोड़ दो मेरी क्लास. या तो मेरे को माइक पर आके बताओ क्या नहीं समझ आया, या फिर अगर इतने सुस्त हो तो जाओ क्लास से. ओके, डाउन. थैंक यू. तो ये था आपका थ्योरी का क्वेश्चन. इसकी आपने लैंग्वेज बना देनी है पेपर में. ठीक है, अब मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन कराने लगा हूं. लेट मी डिसाइड. यस, मैं आपको डिफाइन कराने लगा हूं बेटे क्वेश्चन नंबर 13. और मेरे को लगता है ये 13 क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए, इससे रोता मिलता. 13 क्वेश्चन. शाबाश, your attention. State relationship between resistance of the wire, its length, cross sectional area,
use the mathematical symbol to arrive the final formula. Using formula define resistivity. तो सुन लेना मेरी बात बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 को इंपॉर्टेंट लिख दो, ये खाली नहीं जाएगा बोर्ड के पेपर में, प्रॉमिस है आपका टीचर। ओके सुनो, अब ध्यान से सुनना बेटे। मान लीजिए ये मेरे पास एक रॉड है, किसी भी मेटल की, मटेरियल की, जिसमें से करंट गुजर जाता है, और इस रॉड का लेंथ है L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, यानी कि A जो सर्कुलर फेस दिख रहा है इसका एरिया A है। ओके, मैंने इस रॉड के साथ कॉपर की वायर लगा दी और नीचे लगा दिया मैंने बैटरी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बीच में टीचर ने दिखा दिया नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इधर भी जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी लगा दिया। कुछ वोल्टेज तो होएगा ही उसका, कुछ ना कुछ। अब सुनो, जैसे ही इसमें मैंने बैटरी लगाया, मैंने अपने बच्चों से पूछा बेटे करंट किधर से जाएगा, इधर को। बच्चा मेरे को कहता है सर ए वाले किनारे से बी वाले किनारे की तरफ जाएगा। ऐसे करते हैं इसको, ए एरिया से कंफ्यूज ना कर दे, इसलिए मैं इसका सिंबल्स चेंज कर देता हूं। ए बी लिखने की बजाय हम इसको एक्स वाई लिख लेते हैं। बच्चा कहता है सर आपका जो करंट है ना वो एक्स से वाई की तरफ जाएगा। क्यों बेटे? सर आपको पता नहीं है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलता है हमेशा, रेड वाले से। आई सेड ठीक। नेगेटिव टर्मिनल में सर आपका करंट एंटर करेगा। बहुत अच्छे। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा बेटे करंट किसका बना होता है? सर चार्ज का। इसमें से चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं? सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? सर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कौन से टर्मिनल से निकलेंगे? सर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे जाएंगे और इधर से आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे। ओके, तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे जाते हैं, करोड़ों में। ओके, तो जब करोड़ों में ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे तो क्या उनमें आपस में टक्करें नहीं होंगी? यस सर, कोलिजन्स होंगी। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जलियांवाले बाग में गोलियां चल गई और एक छोटा सा दरवाजा है, उसमें से लोग निकल रहे हैं फटाफट जान बचाने के लिए, तो आपस में टकराएंगे ही। तो इसका मतलब इस रॉड के अंदर जब करोड़ों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आपस में उनकी क्या होती हैं? कोलिजन्स। ये कोलिजन्स ही रेजिस्टेंस का कारण बनती हैं। रेजिस्टेंस वर्ड इंग्लिश के वर्ड रेजिस्ट से लिया गया। रेजिस्ट, रेजिस्ट मैंने विरोध करना। जैसे उसने मेरे को स्विमिंग पूल में धक्का मारने की कोशिश करी, बट आई रेजिस्टेड। यार नहीं नहीं, कपड़े गीले हो जाएंगे इससे। रेजिस्ट। तो यहां पर रेजिस्ट से बड़ा वर्ड रेजिस्टेंस। किसका? करंट का रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रेजिस्टेंस, उनमें जो अटक लगी वो रेजिस्टेंस बनता है। तो रेजिस्टेंस का अगर कारण पूछ ले तो आपने क्या बोलना है? इट इज ड्यू टू collision of electrons, प्लूरल में जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उनके कोलिजन्स की वजह से रेजिस्टेंस है। फिर मैंने उस बच्चे को बोला बेटे ये बताओ कोलिजन्स ज्यादा होएंगी कि कम होएंगी अगर मैं इस रॉड को लंबा कर दूं? तो बच्चे कहेगा सर नेचुरल बात है ये तो, अगर आप रास्ता लंबा करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा, तो कोलिजन्स ज्यादा होएंगी, ज्यादा टकराव होएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। इसका मतलब
लेंथ के बढ़ने से कोलिजन्स ज्यादा होंगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल सही सर, समझ आ गया। फिर मैंने उस बच्चे से बोला इस रॉड को अगर मैं मोटा कर दूं, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पहले से 10 गुना ज्यादा कर दूं, तो क्या कोलिजन्स कम आएंगी कि ज्यादा आएंगी? सर ये क्या बात कर दी, जब अब रास्ता खुला कर दोगे तो कोलिजन्स कम होंगी। रास्ता खुला कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कम टकराएंगे। इसका मतलब ये हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा करने से रेजिस्टेंस डाउन आता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड। अब यहां पर ये जो दो रिजल्ट मैंने निकाले, जिसको इक्वेशन नंबर 1 से लिखा और इक्वेशन नंबर 2 से लिखा, इन दोनों को टीचर मर्ज करना चाहते हैं। जैसे इनको मर्ज करा तो ये बनेगा, देखो लेंथ न्यूमरेटर में आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिनोमिनेटर में आ गया, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन का मतलब होता है कि इसकी राइट साइड पर जो लिखी हुई ब्रैकेट है, जब उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो लेफ्ट साइड की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, एंड वाइस वर्सा। ओके, फार्मूले को इसको न्यूमेरिकलों के लिए नहीं यूज कर सकते जब तक के इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल साइन में ना कन्वर्ट कर लें। तो इक्वल साइन में जब कन्वर्ट करने के लिए हमें फिर एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ती है। जब एक्सपेरिमेंट करके प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल लिखा तो यहां पर जो कांस्टेंट लगेगा वो मैं बताता हूं आपको, L अपॉन ए ऐसे लिख दिया। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पड़ता है। उस कांस्टेंट को हमने एक खास सिंबल दे दिया, रो। ये रो ना ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। एक बच्चा कहता है सर पहले भी आप इसको रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कुछ कह रहे थे। बेटे वो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टिविटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल। सर दोनों में फर्क है? हाँ फर्क है। सर क्या फर्क है? अभी बताता हूँ, 2 मिनट पहले। इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो टीचर ने आपने बच्चों को ये फार्मूला बना के दे दिया, जिस फार्मूले की क्वेश्चन में वो बात कर रहा है। दूसरी बात, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में अगर मैं कंपैरिजन करूं, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कंपैरिजन करते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन ओनली कंस्ट्रक्शन मटेरियल नेचर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल नेचर या नेचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यानी ये जो रॉड बनी हुई है, ये कॉपर की है कि एल्यूमिनियम की है कि आयरन की है कि किसकी है, कार्बन की है। जबकि जो रेजिस्टेंस होता है वो नेचर पे तो डिपेंड करता ही है। वो कंडक्टर, इसका फार्मूला देखो, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। यानी कि रेजिस्टेंस रॉड की फिजिकल डायमेंशंस पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी के बारे में देखा गया, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे डिपेंड करता है, ओनली कंस्ट्रक्शन मटेरियल। दूसरी बात, सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अभी लो, जब मैं L को 1 ले लूं, A को 1 ले लूं, रॉड को 1 मीटर ले लिया और क्रॉस सेक्शनल 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, 1 1 ले लिया, यूनिटी, तो R इज इक्वल टू रो के बराबर हो जाएगा कि नहीं? फिर हाँ जी सर हो जाएगा। तो हम इसी से डिफाइन करते हैं। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज resistance of that rod whose length is 1
and cross sectional area is 1 meter square. Length is 1 meter, cross sectional area is 1 meter square. ऐसे डिफाइन कर दो. देखो, resistivity is defined as resistance of the material of the rod whose length is 1 meter and cross sectional area is 1 meter square. दोनों के दोनों यूनिटी, क्योंकि इनको 1 पुट करने से ही ये दोनों बराबर है. बच्चा कहता है सर ओके, डेफिनेशन तो चलो हम बता दें, समझ आ गई आप. एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे को रेज करा. वो कहता है सर आपने ये बोला ना रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल ओनली, मैं इसमें डाउट रेज करता हूं. मैंने कहा बोलो बेटे. बच्चा मेरे को कहता सर जब आपने ये वाला रेजिस्टेंस का फार्मूला बताया और हमें बोला कि ये डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस, तो आपने इस फार्मूले की मदद ली, लेंथ भी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है, तो आपने बोला ये इस पे डिपेंड करता है. मैंने कहा हाँ बेटे. कहते सर इसी में से रेजिस्टिविटी का फार्मूला निकाल लो. तो मैंने निकाल लिया, ये रो इज इक्वल टू ए को ऊपर ले जाओ, आर ए, और ये लेंथ नीचे आ गई. उसने ये बना लिया मेरे को फार्मूला. सर कहते हैं रेजिस्टिविटी के फार्मूले में भी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ आ रही है, तो ये भी तो डिमेंशन पे डिपेंड होगी. आप कैसे कहते हो कि ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे डिपेंडेंट है, लेंथ और डायमेंशन पे डिपेंड नहीं है? हो तो गई डिपेंड. बच्चे ने मेरे को बोला. तो आंसर सुनो, जब भी किसी भी चीज की डिपेंडेंस देखनी होती है तो उसके ड्राइव्ड फार्मूले को नहीं देखनी होती, फंडामेंटल फार्मूले को देखनी होती. तो रेजिस्टिविटी का जो फंडामेंटल फार्मूला है वो आपके सिलेबस में नहीं है, +2 के सिलेबस में. उसके मुताबिक डिपेंडेंस देखी जाती है. तो उसके मुताबिक ये आपने याद ही रख लेना इस क्लास में 10th में कि इट इज डिपेंड्स अपॉन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल ओनली, नॉट ऑन द डायमेंशंस. रेजिस्टेंस जरूर डिपेंड करेगी डायमेंशंस पे भी. ओके. इसके बिना एक चीज आपने और याद करनी है, फिर ये आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया. तो उसके लिए मैं जरा स्पेस बना लेता हूं. ऐसे करता हूं, यहां पर स्पेस बना लेते हैं. आपने ये 2-3 बातें और याद रख ली तो फिर ये आपको आर्टिकल कंप्लीट हो गया. ये छोटा सा जो मैं बॉक्सा बनाऊंगा ना, बहुत कीमती बॉक्स है, ध्यान से सुन लेना. पहली बात आपने ये याद रखनी है फर्स्ट, कि अगर आपको रेजिस्टेंस निकाले तो आपने ये फार्मूला लगा देना है. लेकिन आपको कंडक्टेंस पूछ ले, कैपिटल जी कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. याद कर लेना, पहले आर निकाल देना है फिर उसकी वैल्यू को उल्टा कर. कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. और एक बात, कभी कभी आपको रेजिस्टिविटी नहीं पूछता पेपर में, कंडक्टिविटी पूछता है, सिग्मा से कंडक्टिविटी पेपर में. तो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. और कंडक्टिविटी भी सिर्फ मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है. और तीसरी बात सुन लो, तीसरी बात, अगर इस रॉड को मैं लंबा कर दूं n टाइम्स, कैसे? खींच के लंबा नहीं करना, इसके साथ जोड़ के. एक ऐसी ही एक रॉड और लेकर आया, जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया, नई नई काट के जोड़ता गया, बेल्डिंग करता गया. अगर मैंने इसकी लेंथ को n गुना बढ़ा दिया, न्यू लेंथ इज इक्वल टू n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, तब इसका नया रेजिस्टेंस इस फार्मूले की वजह से इसका नया रेजिस्टेंस n गुना बढ़ जाएगा. अब लास्ट पॉइंट, लास्ट, अगर इस रॉड को मैंने खींच के लंबा करा, खींच के, नई रॉड नहीं लेकर आनी, इधर से पकड़ा इधर से पकड़ा, खींच दिया, ये रॉड पतली हो जाएगी लेकिन लंबी हो जाएगी. खींच के लंबा करा, ध्यान से सुनो. अगर किसी रॉड की लेंथ को मैंने n गुना लेंथ बढ़ा दिया, लेकिन यहां पर एक्सटेंड करा, एक्सटेंड खींच के लंबा करा, यहां पर ज्वाइन करिए नई रॉड, जब एक्सटेंड कराओ तो उसका नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का n गुना ज्यादा नहीं होएगा,
एन के स्केयर के गुना ज्यादा भाई। नोट कर लो सारी बातें। क्या? कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर रॉड को जोड़ जोड़ के लंबा किया तो एन गुना लंबा किया तो रेजिस्टेंस भी एन गुना बढ़ जाएगी। अगर रॉड को खींच के लंबा करा तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। जिन बच्चों को ये समझ आ गया आर्टिकल, प्लीज रेज द हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। 9th बी, प्लीज रेज योर हैंड। 10th बी, सॉरी 10th बी। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। अब देखो इसमें मैं मिनी क्वेश्चन पूछ के दिखाता हूं, अगर आपके ब्रेन ने आंसर दे दिया ना तो आपको आ गया। फर्स्ट मिनी क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन ऑफ रेजिस्टेंस? रीजन ऑफ द रेजिस्टेंस आपको आंसर लिखना चाहिए, कोलिजन्स अमंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज कंडक्टिविटी? इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। थर्ड पॉइंट, what is conductance? It is reciprocal of resistance. Fourth point, how will you define specific resistance? Specific resistance is the resistance of that rod whose length is 1 meter and cross sectional area is 1 meter square. Next point, which parameter depends only on the nature of the construction material of the rod? ये दोनों, conductance, conductivity or resistivity. How much resistance will increase when rod is increased by n times? The resistance will also increase by n times provided a new rod is joined by welding. How the resistance of the rod will be increasing if its length is increased by n times by stretching, by extending? Then you will say new resistance will be n square times original resistance, square time. ये इसमें मिनी क्वेश्चन बन सकते। ओके, अब मैं इसको आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर बेटे आ जाओ जरा आप। क्वेश्चन नंबर, इसका मैंने करा दिया फिर भी आप, हाँ ये करते हैं। आपको पूछेगा, योर अटेंशन, आपको पूछेगा स्काई का कलर ब्लूनेस क्यों लिए हुए है? दूसरे शब्दों में, वाई स्काई इज ब्लूइश इन कलर? वाई? है कोई क्लास में बच्चा जो इसका आंसर दे सके? 10th A challenges 10th B and vice versa. हाँ भाई, महक का चैलेंज है। ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है और वो स्कैटर ज्यादा करता है। अच्छा बैठो, क्या नाम था बेटे जिसने जवाब दिया ये? सर महक। हाँ, तो महक ने मेरे को जो आंसर दिया है वो 80% करेक्ट है, 80। और 10th बी में कोई चैलेंज उसका एक्सेप्ट करता है? 10th बी में महक ने जो टीचर को आंसर दिया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हाँ फिर बेटे उसके बिना भी एक आधी बात बतानी है आपको। आंसर तो आपका काफी सही है महक बच्चे, लेकिन बीइंग अ टीचर तो मैंने गहराई से आंसर देना होता है। तो 10th ए इसका चैलेंज नहीं, सॉरी 10th बी इसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सका। अब टीचर आपको समझाते, सुनो बच्चे। नंबर 1, आपको पता है कि सन से जब भी लाइट आती है वो लाइट व्हाइट कलर की होती है। ओके, और आपको ये भी पता है इस व्हाइट कलर में बेसिकली 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। पिछले लेक्चर में हमने उनको
विबग्योर बोला था, विबग्योर। और टीचर ने आपको मेमोरी टूल भी बताया था कि रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, लैम्डा इंक्रीजेस टू दैट साइड। ओके, अब सुनो, इसका मतलब यह हुआ कि ब्लू कलर का लैम्डा तो बहुत कम है, इंडिगो का भी कम है, वायलेट का भी कम है। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं सभी बच्चों को कि बेटे ये तीनों कलर ना बहुत आसपास होते हैं एक दूसरे के। ये तीनों कलर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, लगभग नीले से कह दो इसको। एक इसमें बैंगनी कलर है, एक वायलेट है, एक ब्लू है। तो ये जो तीनों कलर है इसको बोलते हैं ब्लू सेट ऑफ कलर्स। अगर ब्लू सेट ऑफ कलर्स को हम सिंगल कलर मान लें मोटे तौर पर, तो बाकी कलरों के मुकाबले व्हाइट सेक्शन में ब्लू की परसेंटेज काफी हाई होगी। ग्रीन की उतनी नहीं होगी, येलो की उतनी नहीं होगी, ऑरेंज और रेड की मिलाकर इतनी नहीं होगी जितना इन तीनों की होगी, परसेंटेज ज्यादा होगी। नंबर वन, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था काची। उस साइंटिस्ट ने बताया जब भी कोई वेवलेंथ मीडियम के पार्टिकल से टकराती है, यानी ये सन रे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपको पता है ये अगर ग्लोब है तो उससे यहां पर लगभग 8 से 12 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर। तो जैसे ही सन रेज आती हैं तो ये सन रेज मीडियम के पार्टिकल से टकरा के इधर उधर बिखर जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। काची साइंटिस्ट ने हमें यह बताया कि स्कैटरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर लैम्डा, स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इन सभी का वेवलेंथ अलग अलग होता है, आपको पता है। कल मैंने आपको रेंज भी करवाई थी, लैम्डा विजिबल रीजन 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम कल हमने लिखी थी। तो सारे कलरों की वेवलेंथ अलग अलग है। तो इस साइंटिस्ट ने हमें बोला कि स्कैटरिंग ऑफ द लाइट ऑफ द लैम्डा वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ फोर्थ पावर 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4। आप ध्यान से सुन लो, दोनों पॉइंटों को मिक्स कर दो। एक तो ब्लू कलर की परसेंटेज ज्यादा, दूसरा इधर को आते हुए लैम्डा गिर जाता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा कलर बिखरेगा? ब्लू सेट। ब्लू सेट विल बी मैक्सिमम स्कैटर्ड बाय द मीडियम पार्टिकल्स, हवा के पार्टिकल, धूल के पार्टिकल, ऑक्सीजन के पार्टिकल, नाइट्रोजन के पार्टिकल। तो जब ये सारा बिखरेगा, अब ध्यान से सुनो, मान लीजिए यहां पर एक सफेद चादर है, उसके ऊपर मैं रेड कलर को ऐसे फेंक दूं, थोड़ी सी जगह पर बिखरा, येलो को फेंक दिया, लेकिन जब मैंने ब्लू को फेंका वो सारी जगह पर बिखर गया। तो ओवरऑल शेड कौन सा उभर के आएगा चादर का? ब्लू कलर। तो जो हमारा आसमान है उसके ऊपर जब सारे कलर बिखरते हैं और मैक्सिमम कंटेंट किसकी बिखरती है? ब्लू कलर की। और सबसे ज्यादा कौन सा बिखरता है ज्यादा एरिया के लेते हुए? ब्लू लेगा। काची फार्मूला कहता है। दोनों पॉइंटों से हमें यह पता लगा मिलाकर के स्काई इज ब्लूइश इन कलर। कितने बच्चों को यह समझ आ गया? रेज योर हैंड। शाबाश, ऐसे आंसर देना आपने काची फार्मूले की मदद से। ओके, एक बच्चे ने मेरे से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर ये जो स्कैटरिंग है ये तो बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोला ये एटमॉस्फेयर का पार्टिकल।
तो 12 किलोमीटर तक आपने एटमॉस्फेयर बताया ज्यादा से ज्यादा। तो अगर हम ग्लोब से उठकर 12 किलोमीटर से बाहर चले जाएंगे तो क्या आसमान स्काई ब्लू नहीं दिखेगा? आंसर है तब आसमान स्काई ब्लू नहीं दिखेगा। गॉट इट? क्योंकि ये ब्लूइश कलर स्कैटरिंग से हुआ, और स्कैटरिंग मीडियम के पार्टिकल ही कर सकते हैं। मीडियम के पार्टिकल यानी अर्थ का एटमॉस्फेयर, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सी चीजें? ऑक्सीजन का पार्टिकल, नाइट्रोजन का पार्टिकल, ये दोनों गैसें मैक्सिमम होती हैं, या फिर डस्ट के पार्टिकल। ये तीन चीजें अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाती है। जिन बच्चों को लगता है कि अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो मैं पूरे 3 मार्क्स लेकर आऊंगा, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, कॉन्फिडेंस आ गया हो जिनको, बहुत ही बढ़िया। बहुत से बच्चे इसको ये पॉइंट नहीं बताते, सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है, ज्यादा स्कैटर करेगा, तो फिर उनके वो अच्छे से मार्क्स नहीं देता। बहुत से बच्चे ये नहीं बताते ये तीनों कलर आपस में लगभग ब्लू सेट बनाते हैं, इनकी परसेंटेज ओवरऑल व्हाइट लाइट में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल 3 कलर हैं लगभग ब्लूइश। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। योर अटेंशन, एक क्वेश्चन है हमारा आ, शाबाश बेटे, एक क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी पर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैंने ये डालना होता क्वेश्चन तो जरूर डाल देता पेपर में, लेकिन एक फर्क डाल देता इसमें, इसने एक रेजिस्टेंस को 3 बराबर के टुकड़ों में बांटा है, मैंने 3 ना करे होते, n टुकड़ों में डाल दिया होता। A wire of resistance R is cut into n equal parts। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है R। ओके भाई, फिर वो कहता है इसको n टुकड़ों में बांट दिया आपने। ओके, इन इसको किसमें बांट दिया? n टुकड़ों में। ओके, ये ऐसे ऐसे 3, उसने क्वेश्चन में 3 पार्ट्स बोले हैं, तो हम चलो n पार्ट्स बोल देते हैं। n पार्ट्स कहता है इन सारे n पार्ट्स को पैरेलल में लगा दो। पैरेलल में, पैरेलल में क्या कैसे लगते हैं बेटे? पैरेलल में लगते हैं, इन सभी का एक एंड कॉमन टर्मिनल ए पर लगेगा और दूसरा एंड कॉमन टर्मिनल बी पर लगेगा। बीच में और भी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और nth इक्वल है। कहता है यहां पर जो ए और बी में आपने रेजिस्टेंस निकाला ना, वो निकलता है R1। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ R टू R1। उल्टा तो नहीं पूछा ना? हाँ, उल्टा पूछा, R1 अपॉन R की रेशियो, नया रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रोड का रेजिस्टेंस, इसकी रेशियो बतानी है। कोई बच्चा 10th बी में जो जो पीछे रह गई है, 10th बी 10th ए से, क्योंकि महक उसमें परफॉर्म कर गई। 10th बी में कोई चैलेंज एक्सेप्ट करके बराबरी पर लाना चाहता है अपनी क्लास को? 10th ए में बता सकता है कोई बच्चा कैसे करेगा? नहीं बता रहा, आ रही है एक गुड़िया, आ रही है अभी। 10th ए में बेटे आप आ रहे हो या बैक साइड पर जाके बैठने लगे हो? नो, शी इज एक्चुअली गोइंग आउट ऑफ क्लास। ओके, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर कोई जवाब नहीं दे सकता। आप सुनो ध्यान से,
आप ये कहोगे सर आपका ये n पार्ट्स है ना, मैंने बोला यस। पहले ये जुड़े हुए थे ना आपस में, मैंने कहा यस। तो आप ऐसे समझ लो कि इस रॉड को आपने जोड़ा हुआ है, n टुकड़ों में जोड़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा ओके बच्चे। सर फिर ये आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन तो हो गया, मैंने कहा यस। तो अगर इसके एक एक पार्ट को आप आर बोलते हो, तो यहां से लेकर यहां तक का जो रेजिस्टेंस होगा एक्स वाई, उसको निकालो आप। मैंने कहा बेटे वो तो होगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, सीरीज कॉम्बिनेशन है वो तो। सर कितनी बार लिखोगे? मैं कहूंगा बेटे आपने खुद ही बोला है एन पार्ट्स, तो ऐसे लिखते लिखते एन टाइम्स। तो जैसे ये हो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 बार लिखा हो, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 150 बन जाएगा। तो आर एक्स वाई हो गया एन आर। ठीक है सर, बहुत अच्छे। लेकिन सर आपको पता है एक्स और वाई तो इस रॉड के ही किनारे हैं, एक्स और वाई, उसी को आपने इस फॉर्म में लिख दिया। मैंने कहा यस। तो आप इसको ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर ही कह सकते हो। आई सेड यस, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब वो बच्चा कहता है इधर आ जाओ सर, इन्हीं को आपने पैरेलल लगा दिया, आर 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 एस एस। सो सर तब आपका ए से बी कितना रेजिस्टेंस होएगा? मैंने कहा बेटे उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, पैरेलल है ये तो। 1/r AB, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। सर कितनी बार लिखोगे? बेटे आपने ही तो बोला एन पार्ट्स है, एन टाइम्स लिखूंगा। सर एन टाइम्स लिखोगे तो दूसरे शब्दों में आप इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा ठीक है बेटे ये लो, n इंटू 1/r। अब बच्चा कहता है सर आर ए बी निकालो। मैंने कहा आर ए बी रेसिप्रोकल कर दो, r/n आ गया सर। सर आपका जो आर ए बी है उसी को तो आपने R1 बोला। मैंने कहा ठीक है बेटे, दूसरा पार्ट हो गया। सर आप अपने देखो पेपर में क्या पूछा है, R1 अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस की रेशो पूछी है। मैंने कहा यस, कर डिवाइड कर दो सर। R1 को आप यहां रखो, ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां रखो, दोनों को डिवाइड कर दो। मैंने कहा ओके बेटे, ये मैंने कर दिया बच्चे, R अपॉन N। और ऊपर वाला भी लिखो सर, ये मैंने लिख दिया NR। सर इसको सेटल करो, सेटल करने से पर बेटे ये आ गया R N स्क्वायर R। सर कटिंग करो, N स्क्वायर। अब आपका आंसर आ गया सर। तो आपके असली क्वेश्चन में कितने पार्ट थे सर? मैंने कहा बेटे असली क्वेश्चन में n पार्ट्स नहीं थे, 3 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स। तो फिर सर आप इस 3 का स्क्वायर कर दो। ओरिजिनल क्वेश्चन में R1/r कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल n की वैल्यू 3 पुट कर दी, यानी कि 9। अगर उसने 4 पार्ट कर दिए होते तो 16 आता आंसर, 5 पार्ट कर दिए होते तो 25 आंसर होता। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। देखूं दोनों क्लासों में से किस कहाँ रेस्पॉन्स बढ़िया है। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। मैं एक बात की तारीफ करना चाहूंगा आपको कि आपकी क्लास के बच्चों का ब्रेन तो बहुत अच्छा, बड़ी जल्दी पकड़ लेते हो बेटे आप। और देखिए कौन सा क्वेश्चन करना है, ऐसा क्वेश्चन जो मेरे को लगे कि जाते ही पेपर में आना चाहिए। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बेटे सबसे पहले मैं आपको डाटा बता दूं क्वेश्चन 7 के। सभी बच्चे नोट करें कि मैं ये लास्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको,
क्योंकि इसके बाद बच्चे की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो आप इसको ध्यान से सुन लो। पर लास्ट क्वेश्चन में रिलैक्स्ड नहीं होना, सभी ने ध्यान से सुनना। वो बोलता है मेरे पास एक पेंसिल है जो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है और वो कनकेव मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई। ओके, ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज यानी कि पेंसिल का साइज 10 सेंटीमीटर। सभी बच्चे याद रहे, साइज को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। या एक नया ट्रेंड आ गया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, वो मिरर कौन सा है? पहला पॉइंट, मिरर है कॉनकेव, मिरर लेंस नहीं है, मिरर है। थर्ड पॉइंट, उस मिरर के पोल से कितनी दूरी पर ये पेंसिल रखी हुई है? 5 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से। ओके, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर। और सभी बच्चों को पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है हमेशा। F स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ। अब वो पूछता है इमेज की पोजीशन बताओ, इमेज की पोजीशन। बेटे इमेज की पोजीशन का मतलब है v बताओ, v। कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जो इसको बता सके? कैसे करेगा? चैलेंज, 9th A challenges to B and vice versa। नहीं बता रहे, इसका मतलब ऑप्टिक्स का चैप्टर आपका वीक है। सर सर फोकल लेंथ 20। ओके, और बताओ। तो ये तो आंसर नहीं माना जाए। बोलो बोलो बोलो। तो वोल्टेज 6.66। बैठो। सर इमेज। ओके बैठो बैठो। तो मैं आपका आंसर चेक करता हूँ। एक गुड़िया ने दिया तो है 10th A में से। देखो बेटे, आपने एक फार्मूला यहाँ यूज करा हुआ है, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, उसमें आपने पढ़ा था 1/f 1/u प्लस 1/v बराबर होते हैं, ऐसे होते हैं। मतलब ये मिरर फार्मूला कॉनकेव के ऊपर भी लगता है, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर भी लगता है, प्लेन मिरर के ऊपर भी लगता है, तीनों में लगता है ये, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में और प्लेन में। तो हमारा तो लगा ही हुआ है मिरर। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये यहाँ पर, जहां पर टीचर ये येलो डॉट लगा रहा है, अगर इस येलो डॉट की जगह मैं माइनस लगा दूं तो ये क्या फार्मूला बनेगा? तब ये वो फार्मूला बन जाएगा जो लेंसेज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर u के आगे नेगेटिव लगाएंगे तो, नहीं लगाएंगे तो मिरर के लिए यूज करें। आप इसमें से डाटा रखेंगे, u को रख देंगे, f बड़ी आसानी से निकल जाएगा बेटे। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो f भी रख देंगे, v निकल जाएगा। v हमसे पूछा हुआ है। ओके, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि जब इनका डाटा रखते हैं तो साइन कन्वेंशंस का ख्याल रखना पड़ता है। पॉजिटिव रखेंगे कि नेगेटिव रखेंगे? सर वो कैसे रखना है अभी लोग, उसके लिए मैं अपने बच्चों को ये एक फिगर बना के दिखाता हूं ताकि उनको अच्छे से पता लग जाए। मिरर कौन सा है? कॉनकेव है सर। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है सर? ऐसे वाला, इधर पॉलिश करी जाती है। ये पॉइंट क्या होता है बेटे? सर पोल होता है। इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट को तुम यहां रखोगे तो इमेज कहां बनेगा? सर अब ये स्ट्रेट लाइन गई, फोकस में से गुजरा, और फोकस में से गई, स्ट्रेट लाइन में से गुजरा, जहां लाइनें कट करी यहां इमेज बनेगा। ओके, अब बच्चे को टीचर पूछता है बेटे रे ऑफ लाइट किधर को जा रही है? सर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रही है रे ऑफ लाइट।
ओके बेटे, बहुत अच्छे। लेकिन आप ये बताओ कि ऑब्जेक्ट किधर को है? सर पोल से मापना होता है डिस्टेंस, हमेशा टीचर ने समझाया था। तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ इधर को डिस्टेंस मापेंगे। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि यू की वैल्यू ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ भी तो ले सकते हैं ना। रूल है पोल से ही मापना है। पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस की डायरेक्शन और रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अपोजिट जैसे ही अपोजिट होगी तो यू के आगे माइनस का साइन लगता है। तो इसका मतलब बच्चा कहता है सर जब मैं इसमें यू का डाटा भरूं तो 1/5 नहीं भरना मैंने, 1/-5 भरूं। आंसर इज यस। ओके, दूसरी बात, सर फोकल लेंथ को क्या भरना है? फोकल लेंथ देखो 20 आ जाएगी, यहां से +20 भरूंगे -20। मैंने कहा 1 मिनट, इसका भी फैसला कर लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, हाँ जी सर। इसके ऊपर आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट थ्रो करो। ओके सर, ये मैंने पैरेलल बीम ऑफ लाइट थ्रो करी। तो लाइट किधर को गई? सर लेफ्ट से राइट की तरफ गई। लाइट इस मिरर से टकरा के किधर को आएगी? सर यहां पर फोकस होएगी। तो जहां पर फोकस होती है पोल से उस फोकस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सर फोकल लेंथ। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां से मापते हैं हमेशा? सर पोल से मापते हैं। तो पोल से किधर को आना पड़ा? सर राइट से लेफ्ट आना पड़ा। तो क्या ये दिशा रे ऑफ लाइट के अपोजिट पड़ती है? हाँ जी सर पड़ती है। तो इसको नेगेटिव लेना। अगर बाय चांस सेम डायरेक्शन में पड़ती होती तो पॉजिटिव लेना था। सर इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एफ की यहाँ वैल्यू लिखूं 40/2 तो मैंने उसको 20 नहीं लिखना, बल्कि ये डायरेक्शन अपोजिट होने के वजह से -20 लिखूं। यस, -20। सर इसका मतलब तो v को भी नेगेटिव पुट करना पड़ेगा जो निकालना है। मैंने कहा कैसे पता लगा v का माइनस? यह इंपॉर्टेंट बात। सर इमेज भी तो इधर बन रहे हैं, तो इमेज के डिस्टेंस को बोलते हैं v पोल से। तो वो डायरेक्शन ऑफ लाइट के अपोजिट है, तो उसको मैं नेगेटिव पुट कर दूं। यहां पर टीचर कहता है नहीं पुट करना। सर ये क्यों करना? क्योंकि जिस चीज को पेपर में पूछा हुआ हो उसका अलजेब्रिक साइन अगर आपको पता भी हो तब भी आपने नहीं करना, क्योंकि वो सिंबल अपना अलजेब्रिक साइन कैलकुलेशन करके खुद लेकर आएगा कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, खुद लेकर आएगा वो। तो उसको जो सिंबल निकालना है उसको ऐसे ही रखना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले जाओ। -1/20 +1/5 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम आया 20 -4 और इधर नहीं -5, सॉरी -5 और यहाँ +4, तो ये आ गया 1/v। तो 1/v हो गया। तो 1/v आगे सॉल्व करेंगे तो 1/v बन गया -1/20। रेसिप्रोकल कर दो तो v बन गया बेटे 20। कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ? देखो ये 20 लगाया हमने, ये 1/5, ये एलसीएम आया। ओहो यहाँ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो। हाँ यहाँ पर हमारा 5 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा हमारा आएगा बेटा एलसीएम 20 आया। यहाँ बन गया 1 विद नेगेटिव साइन और यहाँ बन गया +4, 1/v हो गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बाकी की कैलकुलेशन आपने खुद कर। ओके, जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कैलकुलेशन खुद कर लो, मेरे पास स्पेस नहीं बचा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बेटे। ओके सर। तो जिन बच्चों को आज का लेक्चर अच्छा लगा एक बार मेरे को थम्स अप करके दिखा दो। शाबाश, ऐसे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जानते हो बेटा ये हमारा प्रोडक्टिव रहा लेक्चर। इसमें सबसे ज्यादा थैंकफुल आपको उन इन टीचर्स का होना चाहिए, 2-3 टीचर्स जो ड्यूटी दे रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो डिसिप्लिन नहीं आएगा। यस सर।
डिसिप्लिन नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ा सकता। थैंक यू टू द टीचर्स। बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। सर बाय बाय। सर। बाय सर।